नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर आज ढाका चलते, जहां पर अटकलों का बाजार गर्म है कि मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइज़र अंतरिम सरकार बांग्लादेश किसी भी वक्त अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इनफैक्ट उनके पर्सनल असिस्टेंट ने आज ही इस्तीफ़ा दे दिया है। याद है 5 अगस्त 2024 जब शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत आई थी। उस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर सिर्फ 2 ही विलन थे, एक भारत की सरकार और दूसरी अवामी लीग। बांग्लादेश की अवाम इन दोनों को अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेवार ठहरा रही थी। 3 दिन के बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका आते। बांग्लादेश की आवाम ने सोचा कि एक मसीहा उन्हें उनकी तकलीफ़ों से, अवामी लीग के मिसरूल और करप्शन से निजात दिलाने के लिए आ गया, और आने के साथ उन्होंने चीफ एडवाइज़र का पद संभाल लिया। उस वक्त बांग्लादेश की आर्मी के चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आर्मी अपने आप को गवर्नेंस से या गवर्नमेंट से दूर रखेगी। और अब आप देखते हैं तो वो निर्णय वाकई अच्छा था। बांग्लादेश के अवाम और बांग्लादेश की इंटेलिजेंसिया, पॉलिटिकल पार्टीज़, उस वक्त किसी को ये भान नहीं था कि जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही है ये किसने बनाई। अब जाकर पता चल रहा है कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट में कोई 10 एडवाइज़र्स ऐसे हैं जो कि बांग्लादेशी हैं ही नहीं, जिनके पास फॉरेन का पासपोर्ट है। यहाँ तक चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के पास भी फॉरेन का पासपोर्ट है। तो जिस गवर्नमेंट में 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश की उनकी नागरिकता ही नहीं है और वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है, तो वो कहाँ से मोहम्मद यूनुस के साथ आए। जी हाँ, यूएस की डीप स्टेट ने बांग्लादेश में जो कू कराया, जिसकी वजह से शेख हसीना को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, और उसके बाद ये अंतरिम सरकार जो बनाई गई अमेरिका और इंग्लैंड में, उसे लाकर यहाँ बिठा दिया। लोगों को उम्मीदें थीं अंतरिम सरकार से कि बहुत कुछ होगा, लेकिन 8 अगस्त 2024 से लेकर आज तक मोहम्मद यूनुस का सिर्फ एक ही अचीवमेंट है, वो है कि बांग्लादेश की इकॉनमी और बद से बदतर हुई है। बाय द वे वो एक इकोनॉमिस्ट भी हैं और उन्होंने बांग्लादेश की इकॉनमी को बद से बदतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगाई, बेरोजगारी, वाकई जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चरम सीमा पर हैं। हाँ, मोहम्मद यूनुस ने एक काम बखूबी किया है अपने कार्यकाल में, और वो है भारत विरोध को हवा देना और चीन को समर्थन देना। और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि भारत का विरोध हर फोरम में उन्होंने किया है, और एक तरीके से भारत के हाथ से बांग्लादेश फिसल सा गया है। यहाँ तक तो ये प्लॉट समझ में आता है, भारत का विरोध, चीन का समर्थन। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने इस अंतरिम सरकार को बनाया, बांग्लादेश के लिए एक व्यूह की रचना की, और जिस काम के लिए मोहम्मद यूनुस को ढाका भेजा। अब वो प्लॉट शुरू होता है अमेरिका का डीप स्टेट का प्लॉट। आपको याद होगा शेख हसीना ने
जब वो अपना चौथा टर्म का इलेक्शन लड़ रही थीं, मई 2024 की बात है, उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड, बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को वो दे दे। और एक साथ में उन्होंने एक और बात कही कि कुछ ताकतें बांग्लादेश और म्यांमार और भारत को मिलाकर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहती हैं, उसमें मदद करें। इन दोनों के लिए उन्होंने ना कर दी और उनकी कुर्सी चली गई। अब यहाँ पर यूएस इंटरेस्ट को किस तरीके से मोहम्मद यूनुस एडवांस करते हैं। मोहम्मद यूनुस के सामने एक प्रस्ताव लाया गया और मोहम्मद यूनुस ने उसको जोशो खरोश से आगे बढ़ाने की कोशिश की, और वो था कि गृह युद्ध की मार झेल रहे म्यांमार के रखाइन स्टेट में यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए, और वो कॉरिडोर बांग्लादेश से निकल करके रखाइन में जाएगा। ऊपर से देखने में ये बहुत ही इनोसेंट सा, हार्मलेस सा प्रोग्राम या प्लान लगता है कि वहाँ गृह युद्ध की मार झेल रहे सिविलियंस को रसद पहुँचाई जाए, लेकिन इसके साथ अमेरिका के आने का रास्ता साफ हो गया। अभी तक बांग्लादेश की आर्मी में भी दो धड़ थे। जूनियर ऑफिसर्स जनरल वकारुज़्ज़मान के खिलाफ थे और उनका झुकाव जमाते इस्लामी और रेडिकल पार्टीज़ की तरफ ज़्यादा देखा जा रहा। लेकिन उस वक्त बांग्लादेश की आर्मी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जगह चुनी गई कॉक्स बाज़ार, और कॉक्स बाज़ार में स्टारलिंक का नोड बना, वहाँ ज़मीन दी गई। अराकान आर्मी के रिबल्स को ट्रेनिंग शुरू हुई और धीरे धीरे ग्राउंड तैयार किया जाने लगा कि यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस कब आएंगी। और इसी दौरान बांग्लादेश आर्मी के DGFI उन्होंने कई बार अमेरिका और इंग्लैंड का दौरा किया, प्लान ले जा करके CIA के साथ और MI6 के साथ ब्रीफिंग हुई, बैठकें हुई, और प्लान फाइनलाइज हुआ कि किस तरीके से अमेरिका बे ऑफ बंगाल में आकर खड़ा होगा। और यहाँ पर चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी और साथ में भारत की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। बहरहाल ये प्लान तैयार हो रहा था, लेकिन यकाएक आर्मी ने अपना स्टांस बदल दिया। जनरल वकारुज़्ज़मान ने 21 मई को एक ऑफिसर्स का दरबार लिया आर्मी हेडक्वार्टर ढाका में। जो वहाँ उपस्थित थे वो फिजिकली प्रेजेंट थे, और बाकी दूर डिवीज़न और ब्रिगेड्स के ऑफिसर्स ने ऑनलाइन शिरकत की, और सभी ने एक स्वर से कहा कि हमें बांग्लादेश के अंदर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और अमेरिकन प्रेजेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेश के लिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और इसके साथ वकारुज़्ज़मान के सुर बदल गए और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आर्मी UN स्पॉन्सर्ड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का समर्थन नहीं करती है, और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को ये हक नहीं है कि इतना बड़ा डिसीजन वो ले। तो इस डिसीजन को पहली बात एक जनरल इलेक्शन तक होने तक मुलतवी किया जाए, और जब मुल्क में कोई सरकार आए वो ऐसा डिसीजन लेना चाहे तो ले सकती है, लेकिन अंतरिम सरकार के हक में नहीं है कि वो डिसीजन ले। इस बीच में मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकारुज़्ज़मान के साथ
वो लॉगर हेड्स थे और उन्होंने कई बार बांग्लादेश आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल को एक तरीके से प्रॉपअप किया कि वो वकारुज्जमान को अपदस्थ कर दें एक कू में। लेकिन वकारुज्जमान किसी तरीके से अपनी सत्ता बचाते रहे और एक बार जब उन्हें पूरी बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स काडर का सपोर्ट मिल गया तो वो खुल करके सामने आ गए मोहम्मद यूनुस के। अभी अब बात करते हैं बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप की। 10 मई को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी को बैन कर दिया गया। एंटी टेररिज्म एक्ट मतलब कि आने वाले चुनाव में अवामी लीग इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। और इसके अलावा मोहम्मद यूनुस सरकार ने अवामी लीग के नेताओं और काडर्स को चुन चुन कर जेल भेज दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो नंबर 2 पार्टी थी, लोग सोच रहे थे कि उसका एक पॉलिटिकल स्पेस होगा, लेकिन बेगम खालिदा जिया जो कि जेल से रिहा होने के बाद तुरंत इंग्लैंड चली गई इलाज के लिए और अब वापस आई हैं। लोगों को ग्राउंड सर्वे से पता चल रहा है कि जब भी बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस जो हैं वो जमाते इस्लामी और स्टूडेंट लीडर्स की पार्टी नेशनल सिटीजन्स पार्टी के हक में इनका फैसला जाएगा। और हालांकि ये फैसला डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन बांग्लादेश के हक में नहीं होगा। और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस इलेक्शन की बात को आज तक कमिट नहीं कर पाए। उन्होंने इलेक्शंस को 2026 में मार्च तक मुलतवी कर रखा है। बहरहाल आज बांग्लादेश के अंदर 2 धड़े हैं। एक है मोहम्मद यूनुस जिन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान जो भी फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है, जनरल वकारुज्जमान की सहमति के बगैर, उनसे पूछे बगैर उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त कर दिया। और इसी तरीके से एक लेफ्टिनेंट जनरल है जो कि जनरल वकारुज्जमान का खिलाफत करते थे। वकारुज्जमान उनको शोकाज नोटिस देना चाहते थे। उन्होंने अपने पीएसओ में ठीक अपने नीचे पोस्ट कर लिया। वकारुज्जमान उनका चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थीं आपस में पावरफुली। रही बात स्टूडेंट लीडर्स की, वकारुज्जमान चाहते हैं कि अवामी लीग किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी फेस में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में जिंदा रहे, और उसे ये कहते हैं रिफाइंड अवामी लीग। मतलब कहने का ये है कि अवामी लीग के उन लीडरान जिनके ऊपर करप्शन या कोई क्रिमिनल केसेस हैं, उन्हें आप पॉलिटिक्स में मत आने दीजिए, लेकिन जो वेल मीनिंग अवामी लीग के काडर्स हैं और अवामी लीग पार्टी एज सच है, उसे बैन न कीजिए और आने वाले इलेक्शंस में रिफाइंड अवामी लीग को पार्टिसिपेट करने दीजिए। इस आइडिया को उन्होंने फ्लोट किया जब 2 स्टूडेंट लीडर उनसे मिलने उनके घर गए और उसके बाद जनरल वकारुज्जमान का बड़ा विरोध हुआ। तो आज बिसात बिछ गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है कि अमेरिका का बांग्लादेश आने का प्लान एक बार फिर अधर में लटक गया है। इससे कौन खुश होगा? इससे जाहिर सी बात है कि चीन खुश होगा।
और चीन जिसे प्रॉब्लम थी कि अमेरिका बांग्लादेश में आकर बैठेगा तो उसकी प्रभुत्व को चुनौती देगा, तो चीन फिलहाल बहुत खुश है। मोहम्मद यूनुस ने चीन को न्योता दे रखा है और साथ में लाल मुनीर हाट में एयरपोर्ट बनाने का, एयरबेस बनाने का भी न्योता दे रखा है। बहरहाल अमेरिका को चटगांव बंदरगाह में जो बर्थ मोहम्मद यूनुस ने उनके जहाज़ों के लिए अलॉट की थी और बात चल रही थी कि किसी तरीके से सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दिया जाएगा, वो प्रस्ताव अधर में लटक गया। लेकिन यहाँ पर भारत की क्या स्थिति है? भारत के लिए इस डेवलपमेंट से कुछ खास हासिल होता नहीं दिख रहा है। जी हाँ, सिर्फ एक चीज़ की भारत को थोड़ी सी उम्मीद है कि अमेरिका के न आने से बे ऑफ बंगाल में पावर राइवलरी कम होगी और अमेरिकन प्रेजेंस से भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जो प्रॉब्लम थी, खतरा था, वो भी फिलहाल टल गया हुआ दिखता है। लेकिन भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स ज्यों के त्यों बरकरार है। बांग्लादेश के साथ भारत की तनातनी, भारत के साथ कशीदगी ज्यों की त्यों बरकरार है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश को दूर करने के लिए जो काम किए हैं उसके लिए बहुत वक्त लगेगा एक दूसरे की गलत फहमियों को दूर करने के लिए। लेकिन हमारे पड़ोस में फॉरेन स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट बांग्लादेश जैसे बड़े मुल्क पर चुपचाप थोप दी जाती है। डीप स्टेट इसे ही कहते हैं।